यस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं और सुरक्षित हैं। सो आई एम बैक अगेन विद फुल पावर गाइस। सो आज हम लोग क्या लेके आए आप लोगों के लिए? बहुत ही शानदार एक सीरीज शुरू हो रही है भैया, चैप्टर वाइज समरी सीरीज। ठीक है, इस चैप्टर वाइज समरी सीरीज के अंदर बाल को देखो, आप लोग पढ़ तो चुके ही हैं, लेकिन सर क्या होता है ना कि एग्जाम से पहले फटाफट हमें एक क्विक रिवीजन टाइप कुछ चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके लिए गाइस हम लोग लेकर आए आप लोगों के लिए फटाफट, मतलब ये मान लीजिए आप 20 मिनट का ये लेक्चर होगा और 20 मिनट के अंदर मैं चैप्टर पूरा खत्म कर दूंगा, ताकि आप लोग जो है पूरा पूरा 3-3 4-4 घंटे का जो टाइम है वो ना लगाएं और फटाफट अपने रिवीजन कर लें। ठीक है, ओके चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा इस हिस्ट्री वाले पोर्शन से। तो हिस्ट्री सबसे पहले आ रहा है। अच्छा, हिस्ट्री आ रहा है तो बेसिकली क्या है कि कुछ बच्चों का ये टॉपिक हो भी सकता है, उनके स्कूल में आ रहा हो, कुछ लोगों का ये स्किप भी हो सकता है या सिलेबस में नहीं भी हो सकता। तो अगर ऐसा है तो आप वीडियो थोड़ी आगे करके देख लेना, अगर आपका ये टॉपिक कोर्स में नहीं है तो। मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूं, ठीक है ओके चलिए। तो सबसे पहले बात करेंगे यार, देखो हिस्ट्री जो है ना, मतलब अगर मैं बात करूं 2-3 चीजें हमें समझनी है। सर पहली चीज कि जो इंडिया का जो ट्रेड एंड कॉमर्स में डोमिनेंस था, वो डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। ठीक है, बहुत ही बड़े लेवल पर इंडिया जो है ट्रेड एंड कॉमर्स करता था पहले। ठीक है, और कहीं ना कहीं दो रूट के बारे में हमें पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने। एक पढ़ा होगा सिल्क रूट के बारे में। सर सिल्क रूट क्या होता है, मैं फटाफट शॉर्ट में समझा देता हूं। सिल्क रूट इज द रूट थ्रू विच द चाइना जो है अपना वर्ल्ड क्लास सिल्क इस रूट के थ्रू पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो सिल्क रूट के थ्रू हम लोग सिल्क को चाइना के से पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ठीक है जी, ओके। और ये इंडिया की ऊपरी साइड देखने को मिलेगा, जहां कश्मीर है ना, जो पहाड़ वहाड़ है। सो दैट पोर्शन इज सिल्क रूट थ्रू विच द चाइना डिस्ट्रीब्यूट देयर सिल्क टू द होल वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज स्पाइस रूट। अच्छा, स्पाइस रूट को बाल को हम लोग मैरीटाइम रूट भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल मेनली इंडिया करता था अपने मसालों को पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है जी, ओके। उसके बाद हम लोगों ने कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी देखे थे, हड़प्पा मोहनजोदारो, है ना। तो हड़प्पा मोहनजोदारो जैसे कुछ ऐसे साइट्स भी हैं जहां पर हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले किस चीज के, सर ट्रेड के। आपने मूवी भी देखी होगी गाइस, है ना। तो वहां पर भी हमने क्या देखा कि बहुत बड़े लेवल पर ट्रेड देखने को मिल रहा था। तो कहने का मतलब क्या है सर, कि ये छोटा मोटा जो है हमारा हिस्ट्री है जो बहुत ही अच्छा था एंड इंडिया का डोमिनेंस था ट्रेड एंड कॉमर्स के टाइम पर। उसके बाद है भाई इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, हमारा स्वदेशी, हमारा अपना बैंकिंग सिस्टम गाइस। ठीक है, ओके। अच्छा, तो पुराने जमाने में बाल को जो साहूकार होते थे, ठीक है, जो मुंशी जी होते थे, वही लोग जो है कहीं ना कहीं हमारा बैंकिंग सिस्टम था। तो बैंक प्रॉपर नहीं होते थे, लेकिन कुछ ही लोगों को, कुछ इंडिविजुअल्स को, कुछ फर्म्स को बैंक माना जाता था। वही बैंक के सारे रूल करते थे, वही लोगों से डिपॉजिट लेते थे एंड वही लोन के रूप में पैसा देते थे, थोड़ा बहुत ब्याज वगैरह वसूलते थे। ओके, उसी बीच बाल को एक हुंडी नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पर। हुंडी, हुंडी क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, जैसे आज की डेट में प्रोमिसरी नोट है ना, प्रोमिसरी नोट है ना, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कह सकते हैं आप लोग। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट की तरह ही होता था उस जमाने में हुंडी। अब प्रोमिसरी नोट तो अब आया है, उस टाइम पे हुंडी हुआ करता था। तो हुंडी सिंपल डिफाइन करता हूं, हुंडी एक कागज का टुकड़ा, इट्स अ स्टेटमेंट, ठीक है जी, विच इज यूज्ड फॉर क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। तो उधार माल खरीदने बेचने के लिए और उधार लेन देन के लिए हम लोग जो है उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट यूज करते थे, दैट डॉक्यूमेंट, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज हुंडी। हुंडी के बाल को हमारे पास कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे कि दर्शनी हुंडी, भैया दर्शन दोगे तो पैसे मिल जाएंगे। पेबल एट साइट, पेबल ऑन डिमांड, ठीक है, जैसे ही आप दर्शन देंगे हम आपको पैसे दे देंगे, दैट इज नोन एज दर्शनी हुंडी। मुद्दती या मियादी हुंडी, मुद्दती और मियादी हुंडी क्या होता है? मुद्दत, मुद्दत मतलब टाइम पीरियड, है ना। तो एक टाइम पीरियड के बाद, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद जब आपको पैसे मिलेंगे, दैट हुंडी इज नोन एज मुद्दती और मियादी हुंडी। उसके बाद है शाहजोग हुंडी, जो एक रिस्पेक्टफुल पर्सन के लिए यूज होता है, बस मतलब ये डॉक्यूमेंट कुछ रिस्पेक्टफुल पर्सन के लिए ही यूज होते थे। उसके बाद नामजोग हुंडी, जिसका नाम लिखा हुआ है उसको पैसे मिल जाएंगे। धन जोग हुंडी, भैया जिसके, देखो नाम वाम मैटर नहीं करता, जिसके पास हुंडी है उसको पैसे मिल जाएंगे, भले ही नाम किसी का भी लिखा हो। ठीक है, दैट इज धन जोग हुंडी। उसके बाद जोखिमी हुंडी, तो उस जमाने में गाइस इंश्योरेंस तो होते नहीं थे, है ना, तो उसकी जगह हम लोग क्या यूज करते थे? जोखिमी हुंडी यूज करते थे। उसके बाद है जवाबी हुंडी। जवाबी हुंडी क्या है सर? एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की तरह है कि मैं
आप बैंक से जो भी है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस राम को, ठीक है जी, इतने पैसे दे दिए जाएं। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की तरह होता है। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ हुंडीज देखे हमने। उसके बाद राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज मतलब मिडलमैन मतलब ब्रोकर। तो उस जमाने में इस ब्रोकर का भी बहुत बड़ा रोल था, इंटरमीडियरीज का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है जी। और आपने पढ़ा भी होगा, अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने देखा भी होगा यार, जो हमारे ये ब्रोकर्स होते थे उस टाइम में बहुत बड़ा डोमिनेंस था इनका भी, इधर से उधर बातें करना, है ना, ट्रेड करना, उसमें बहुत बड़ा रोल ये लोग प्ले करते थे। ठीक है, तो एजेंट्स एंड ब्रोकर्स होते हैं, जगत सेठ होते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी ये मिडलमैन जो ये इंटरमीडियरीज थे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। इंडिजीनियस बैंक्स के अंदर भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स के अंदर भी इन इंटरमीडियरीज का बहुत ज्यादा बड़ा रोल देखने को मिलता था। ठीक है जी। कुछ ट्रेडिंग कम्युनिटीज भी उस जमाने में, पुराने जमाने में कुछ ट्रेडिंग कम्युनिटीज भी निकल के आई थी। पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट्स होते थे गाइस, ठीक है, महाजन थे, चेटियार्स थे, भट्ट थे, मर्चेंट, कुछ कॉर्पोरेशंस वगैरह भी गाइस हम लोगों ने बहुत सारे देखे। ठीक है, कुछ कॉर्पोरेशंस बनाए गए जो क्या कर रहे थे सर, जो इन कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो मर्चेंट्स थे उनके इंटरेस्ट के लिए खड़े हो रहे थे, और वो डायरेक्टली किंग से डील करते थे, डायरेक्टली जो है किंग से डील करते थे वो लोग। ठीक है, ओके, तो कुछ ये ट्रेडिंग कम्युनिटीज है, दो चार नाम याद करना, वैसे ज्यादा आता नहीं है। उसके मेजर ट्रेड सेंटर, हाँ ये ज्यादा आता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो वो टाइप्स ऑफ फंडी इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तीसरा वो याद करिए सिल्क रूट और स्पाइस रूट, उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, बाकी तो बस हल्का हल्का पढ़ा रहा हूं। सर मेजर ट्रेड सेंटर पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला। अच्छा, साथ साथ आप इनके काम भी याद रखना कि यहां पर क्या होता था। तो पाटलिपुत्र में क्या होता था, पेशावर में क्या होता था, होपफुली आपने याद कर लिया होगा। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो लंबा खिंच जाएगा, बस मैं नाम याद करा रहा हूं कि 4-5 नाम तो मेनली याद रखना जो मेन है, और उनके वहां पर क्या काम होता था ये भी याद होना चाहिए। तक्षशिला, पाटलिपुत्रा, इंद्रप्रस्था, ठीक है जी, उसके बाद मिथिला, ओके, उसके बाद तावेरलीपत्ति, उसके बाद कमरा, कावेरी पत्ता। तो ये 4-5 नाम जो है आपको एक दो और इंपॉर्टेंट लगे, तो वो इनके क्या क्या मेजर काम थे आप ये देख लीजिएगा। तो इंडिया के मेजर ट्रेड सेंटर्स उस जमाने में ये हुआ करते थे। उसके बाद भैया री इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो भैया इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चेंजेस आए, लेकिन एक चेंज जो आप हाईलाइट कर सकते हैं, जो आपको आज की डेट में थोड़ा बना के भी लिख लो, दैट इज मेक इन इंडिया। तो री इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यार, और मेक इन इंडिया पे जोर किया गया। पहले चीजें इंडिया में कंजप्शन होती थी, लेकिन बन के बाहर से आती थी, है ना, जो बेसिक चीजें हैं। अब पटाखे देख लो बालको, हम लोग कितना कितना अच्छे से दिवाली मनाते हैं, लेकिन जो है आती बाहर से हैं। तो ये इसी चीज, सब चीजों के लिए क्या हुआ सर, मेक इन इंडिया जैसे मेजर चेंजेस किए गए, इंडस्ट्री को चेंजेस के अंदर चेंजेस लाया गया, और री इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई चीज हुई। ठीक है, चलो अब भैया वो लोग सतर्क हो जाएं जिनका हिस्ट्री वाला पोर्शन नहीं हो रहा, डायरेक्टली अब चैप्टर जो है मेनली शुरू हो रहा है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यहां से हम बेसिक चीज शुरू करेंगे, हिस्ट्री वाला पोर्शन यहां पर खत्म हो गया। ठीक है जी, जिनका था वो स्टार्टिंग में देख लिया होगा, जिनका नहीं है वो स्किप करके यहां पर रुक जाओ, यहां शुरू करना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, अब मेनली हिस्ट्री के बाद वाले पोर्शन को। तो ह्यूमन एक्टिविटीज, देखो यार आप भी ह्यूमन, मैं भी ह्यूमन, आप भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, मैं भी बहुत सारी एक्टिविटीज करता हूं। हम दोनों को ही एक दिन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है, और इन एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, दीज एक्टिविटीज आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। अब सर जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो दो तरीके की होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है वो मनी, वेल्थ एंड लिवलीहुड के लिए होती है। किसके लिए होती है गाइस, मनी, वेल्थ एंड लाइवलीहुड के लिए होती हैं। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है गाइस वो सोशल, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, ओके डन, याद रहेगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भैया वो एक्टिविटी, जैसे पापा ऑफिस जाते हैं पैसा कमा के लाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं पढ़ा रहा हूं पैसा कमाऊंगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन मम्मी सुबह से उठ के हमारे लिए खाना बना रही है, कपड़े धो रही हैं, ये क्या है सर, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो वो एक्टिविटीज जो मनी कमाने के लिए, वेल्थ मतलब संपत्ति कमाने के लिए, लाइवलीहुड मतलब जीविका, रोटी कपड़ा मकान कमाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाएंगी उनको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और वो एक्टिविटीज जो सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती हैं, ठीक है जी, सोशल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती हैं, उन एक्टिविटीज को बोलते हैं हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है जी। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी होती है गाइस, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट,
ये 3 क्लासिफिकेशन भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इन तीनों के बारे में, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। फिलहाल नॉन इकोनॉमिक के रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। सर सोशल सर्विस कर रहे हो तो नॉन इकोनॉमिक में आएगा, क्योंकि पैसे के लिए नहीं करते। चैरिटी वगैरह कर रहे हो तो भी जो हम पैसे देते हैं लेकिन लालच में नहीं करते, कोई पैसा लालच नहीं था हमारा, ठीक है। और लास्ट वन रिलीजियस एक्टिविटीज, मंदिर में चले गए आप लोग, है ना, मस्जिद में चले गए आप लोग, तो ये सब क्या है, ये सब रिलीजियस एक्टिविटीज हैं और ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट होती हैं, ठीक है। चलो अब सर पहले बात करेंगे बिजनेस की। देखो यार पूरे वर्ल्ड में 2 ही बिजनेस होते हैं, या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ईदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा गाइस, बिजनेस करने का मेन मोटिव क्या होता है? सर बिजनेस करने का जो मेन मोटिव होता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट। तो मेन मोटिव ऑफ डूइंग अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। द मेन मोटिव ऑफ डूइंग अ बिजनेस, बिजनेस करने का जो मेन मोटिव है वो क्या है सर? वो है प्रॉफिट कमाना। द मेन मोटिव ऑफ डूइंग अ बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट, ठीक है, डन है। चलिए अब बात करते हैं सर उसके फीचर्स एंड रोल ऑफ प्रॉफिट। फीचर्स एंड रोल ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस के क्या क्या फीचर्स हैं, तो एक बार डिफाइन भी कर देता हूं बालको आप लोगों के लिए। Business is that economic activity which is concerned with production and distribution of goods and services with the main motive of earning profit, ठीक है। अब फटाफट इसके फीचर्स देख लेते हैं सर। फीचर्स क्या है सर? देखो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसके अंदर मेनली क्या होगा, या तो प्रोडक्शन होगा, या तो माल बनाया जाएगा, या इकट्ठा किया जाएगा बेचने के लिए। भाई बेचने के लिए तो आप माल बनाते हैं या फिर इकट्ठा करते हैं, प्रोक्योरमेंट का मतलब इकट्ठा करना हो गया। उसके बाद बेचेंगे, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल और एक्सचेंज को बाल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। जो बिजनेस होता है ना वो रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है, रेगुलरली हमें बिजनेस करना पड़ेगा तभी वो बिजनेस कहलाएगा। उसके बाद मेन मोटिव मैंने बताया भैया प्रॉफिट कमाना ही होता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है गाइस, कि पक्का नहीं है कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, पक्का नहीं है, ठीक है। देयर इज नथिंग फिक्स्ड दैट यू विल अर्न प्रॉफिट, हाउ मच यू विल अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द रिटर्न, आप रिटर्न को प्रेडिक्ट अनुमान नहीं लगा सकते। उसके बाद एलिमेंट ऑफ रिस्क, हर बिजनेस के अंदर बाल को रिस्क होता ही होता है। बड़ा बिजनेस मतलब ज्यादा रिस्क, छोटा बिजनेस मतलब कम रिस्क, लेकिन रिस्क जरूर होगा, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या क्या रोल है भैया? देखो प्रॉफिट का पहला रोल है सर्वाइवल। क्या है जी? सर्वाइवल। मार्केट में सर्वाइव करना जो है पहला। प्रॉफिट क्यों चाहिए? प्रॉफिट चाहिए मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। सर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करने के लिए, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच से चौथी ब्रांच, तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए चाहिए। इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी देखो क्या है, एफिशिएंसी कब बढ़ेगी? जब प्रॉफिट होगा। तो आपकी एफिशिएंसी अच्छी है कि नहीं है, ये सब चेक करने के लिए भी हमें प्रॉफिट चाहिए होता है, ठीक है। बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन एंड गुडविल, तो भैया गुडविल को बढ़ाने के लिए भी प्रॉफिट चाहिए होता है। ज्यादा प्रॉफिट मतलब ज्यादा गुडविल, कम प्रॉफिट मतलब कम गुडविल, ठीक है। चलो अब आते हैं इस ऑब्जेक्टिव्स पे। तो देखो यार बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। देखो ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सर? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड पॉइंट्स। तो हर बिजनेस के कुछ एंड पॉइंट्स होते हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ इकोनॉमिक को लेकर है, मतलब कुछ कंपनी को लेकर होगा, कुछ सोसाइटी को लेकर होगा, और कुछ हमारे एम्प्लॉइज जो हैं, हमारे जो कंपनी के ह्यूमन हैं उनको लेकर होगा, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव्स जो कंपनी को के रिलेटेड होते हैं वो होते हैं सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। भाई देखो हर कंपनी चाहती है मार्केट में सर्वाइव करें, प्रॉफिट कमाएं, ग्रोथ करें, यस और नो, ठीक है जी। तो ये हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए। उसके बाद सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, सोशल वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में गाइस ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स के बारे में सोचेंगे, ठीक है जी। सोशल ऑब्जेक्टिव में गाइस सोशल वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में गाइस एम्प्लॉइज वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, एम्प्लॉइज के बेनिफिट के बारे में सोचेंगे। आई बात समझ में? ठीक है बाल को, डन है। चलिए तो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फायदे की बात है, तो भैया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया। सोसाइटी के फायदे की बात क्या है गाइस? बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना, गलत काम धंधों को अवॉइड करना, ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, समाज में रोजगार पैदा करना, सोशल सर्विस, समाज की सेवा करना, और पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट ना करना, एनवायरमेंट को हार्म ना करना, ये सब हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स जिसको बाल को हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं,
वो क्या क्या होते हैं? इस गुड वर्किंग कंडीशन, अपने एम्प्लॉयज को अच्छी वर्किंग कंडीशंस देना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। कंपिटिटिव सैलरी, अच्छी सैलरी देना, डिजर्विंग सैलरी देना जितना वो डिजर्व करते हैं। उसके बाद है गाइस पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ का मतलब क्या होता है गाइस कि देखो जितनी आपका सैलरी है उसी के हिसाब से जो है आपकी ग्रोथ भी होनी चाहिए गाइस। सिर्फ सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होनी चाहिए। पीयर रिकॉग्निशन, ठीक है, अब प्रोत्साहन, मोटिवेशन भी मिलना चाहिए, और स्पेशल बेनिफिट्स भी, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वगैरह भी मिलने चाहिए अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये सारे गाइस हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। चलिए अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज पे। तो देखो यार, बिजनेस जो है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाई होता है, एक होता है इंडस्ट्री, दूसरा होता है कॉमर्स। जहां पर माल बनता है उसे बोलते हैं इंडस्ट्री, जहां पर माल बटता है उसे बोलते हैं कॉमर्स। ठीक है जी। सो इंडस्ट्री मींस प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। जहां पर प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग होगा गुड्स का, दैट इज नोन एज इंडस्ट्री। और जहां पर क्या होगा, इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज होगा गुड्स का, दैट इज नोन एज कॉमर्स। ठीक है जी। चलिए अब इंडस्ट्री जो होती है गाइस, इंडस्ट्री तीन तरीके की होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। क्या बोला भाई मैंने? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब क्या है? जहां पर प्राइमरी रिसोर्स तैयार होंगे। क्या तैयार होंगे? प्राइमरी रिसोर्स, रॉ मटेरियल जहां पर तैयार किया जाएगा उस इंडस्ट्री को बाल को हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है जी। ओके, अच्छा, प्राइमरी इंडस्ट्री भी गाइस दो तरीके की होती है, एक होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरी होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब जहां पर कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, जमीन से चीजें निकालकर रॉ मटेरियल तैयार करेंगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री जहां पर पालन पोषण, गाय पाल ली, बकरी पाल ली, मुर्गी पाल ली, है ना, इनके थ्रू जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं, दैट इज नोन एज जेनेटिक इंडस्ट्री। उसके बाद है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी दो तरीके की होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहां पर माल बनाया जाएगा। अच्छा, पहले सेकेंडरी समझो। तो प्राइमरी रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल बन रहे हैं यहां पर, उन प्राइमरी रिसोर्स और रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना इज नोन एज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो तरीके का, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होगा, गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अच्छा जी सर, ये चार तरीके के होते हैं। ए है एनालिटिकल इंडस्ट्री, बी है सिंथेटिकल इंडस्ट्री, सी है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और डी है असेंबलिंग इंडस्ट्री। एक बार ये चारों पढ़ लेते हैं। इनका मतलब एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे कि एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल प्रोडक्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। जैसे क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, कच्चे तेल को हमने पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में कैटेगराइज कर दिया, छान के बांट दिया, तो दैट इंडस्ट्री इज नोन एज एनालिटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री तो एक प्रोडक्ट को मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जिसमें बनाया जाएगा, एक ही प्रोडक्ट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स जहां पर बनाए जाएंगे, एनालिटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होता है सर, जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करके, कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया जाएगा, दैट इज नोन एज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। एग्जांपल सीमेंट और पेंट। उसके बाद है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहां पर एक प्रक्रिया फॉलो होगी, प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है जी। शुगर केन से शुगर, शुगर शुगर केन से शुगर, प्रक्रिया फॉलो हुई सर। गन्ने से गुड़, गुड़ से चीनी, एक प्रक्रिया फॉलो हुई, है ना। पेपर, शुगर एंड पेपर जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। और असेंबलिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जहां पर चीजें असेंबल की जाती हैं, जहां पर चीजें जोड़ी जाती हैं, दैट इज नोन एज असेंबलिंग इंडस्ट्री। उसके बाद बात करते हैं इस टर्शियरी इंडस्ट्री की। तो टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होता है, इस टर्शियरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो वो इंडस्ट्री जो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, दैट इंडस्ट्री इज नोन एज टर्शियरी इंडस्ट्री। ठीक है जी। ये क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। ये पांच सर्विसेज जो हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है जी, एंड इट इज नोन एज टर्शियरी इंडस्ट्री। उसके बाद है मेरे भाई, हम लोग बात करेंगे कॉमर्स की। तो याद करिए, जहां पर माल बन रहा था वो इंडस्ट्री था, जहां पर बांटा जा रहा था वो कॉमर्स है। बांटने के लिए ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, जिसको गाइस हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कहते हैं, टू ट्रेड भी कहते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है जी। ओके, चलिए अब ट्रेड जो है गाइस दो तरीके का होता है। पहले ट्रेड क्या होता है, पहले देखो। ट्रेड मतलब देखो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स is known as trade. Buying and selling of goods is known as trade. ट्रेड दो तरीके का, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या है, देश की सीमाओं के अंदर
देश की सीमाओं के अंदर जो ट्रेड होगा उसे बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, देश की सीमाओं के बाहर जो ट्रेड होगा उसे बोलते हैं गाइस एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है जी, ओके। अब इसमें दो तरीके का होता है, एक होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड। मैं समझा देता हूं सर। होलसेल ट्रेड इज अ ट्रेड इन विच द होलसेलर बाइज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन बल्क क्वांटिटी एंड सेल इट टू रिटेलर इन द स्मॉलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया होलसेल। रिटेल ट्रेड इज अ ट्रेड इन विच द रिटेलर ईदर बाइज गुड्स फ्रॉम होलसेलर और फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन बल्क क्वांटिटी एंड सेल इट टू कस्टमर इन स्मॉलर क्वांटिटी। ठीक है, तो होलसेल ट्रेड में क्या होगा, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से बल्क में खरीदेगा, रिटेलर को स्मॉलर क्वांटिटी में बेचेगा। रिटेल ट्रेड में क्या होगा, रिटेलर या तो होलसेलर से, अगर बड़ा रिटेलर तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बल्क में खरीदेगा और कस्टमर को स्मॉलर क्वांटिटी में बेचेगा। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल ट्रेड। देश की सीमाओं के बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंट्रीपोर्ट होता है। इंपोर्ट मतलब बाइंग गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, भाई बाहर की कंट्री से माल खरीदना, इंडिया में यूज करना, इंपोर्ट होता है। इंडिया के बाहर बेचना एक्सपोर्ट होता है, सेलिंग गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। एंड एंट्रीपोर्ट का मतलब क्या होता है गाइस, बाइंग गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री एंड रीसेल इट टू अदर कंट्री। फॉरेन कंट्री से खरीदकर किसी और कंट्री में बेचना इज नोन एज एंट्रीपोर्ट, इसे बोलते हैं गाइस एंट्रीपोर्ट। डन हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं मेरे भाई एड्स टू ट्रेड, जिसको और बोल सकते हैं गाइस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ओके। एड्स टू ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग। ओके, अब ये एड्स टू ट्रेड क्या होता है? एड्स टू ट्रेड ट्रेड को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे टर्शियरी इंडस्ट्री प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी, सिमिलरली ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है वो ट्रेड को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। वही सारे नाम यहां पर भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग। एक्स्ट्रा क्या है सर, एडवर्टाइजिंग जुड़ गया, क्योंकि माल बेचने के टाइम पर एडवर्टीजमेंट की जरूरत भी पड़ती है गाइस। ओके डन। चलिए लास्ट टॉपिक इज गाइस बिजनेस रिस्क। देखो यार, हर बिजनेस के अंदर रिस्क तो होता ही है, लेकिन रिस्क जो है वो तीन तरीके का हो सकता है। देखो जैसे से बिजनेस रिस्क मतलब सर इनएडेक्वेट प्रॉफिट का होना, अपर्याप्त प्रॉफिट का होना, ठीक है जी, या फिर नो प्रॉफिट का होना, या फिर लॉस का होना। ये तीनों ही सिचुएशन क्या है गाइस, ये तीनों ही सिचुएशन जो है बिजनेस रिस्क हैं। तो इनएडेक्वेट प्रॉफिट, नो प्रॉफिट और लॉसेस, अगर ये तीनों में से कोई भी सिचुएशन आपके साथ होती है, सो दैट सिचुएशन इज बिजनेस रिस्क। ठीक है जी, अपर्याप्त प्रॉफिट, नो प्रॉफिट और लॉसेस, दीज थ्री सिचुएशंस आर नोन एज बिजनेस रिस्क। ठीक है जी, बिजनेस रिस्क के दो टाइप्स होते हैं गाइस, एक होता है स्पेक्युलेटिव रिस्क, एक होता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क के अंदर क्या होता है भाई, देखो प्योर रिस्क के अंदर या तो लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा। ठीक है जी, और स्पेक्युलेटिव रिस्क में या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्योर रिस्क में या तो लॉस होगा, नो लॉस नहीं होगा, और स्पेक्युलेटिव रिस्क में प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है। जैसे अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, तो भूकंप आने से या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, उससे प्रॉफिट तो नहीं होगा ना, तो दैट इज प्योर रिस्क। आग लगी तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, ठीक है, आग लगने से प्रॉफिट नहीं होता, तो दैट इज प्योर रिस्क। और सर जैसे मान लीजिए चेंज इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट बदलेगा कुछ को प्रॉफिट होगा, कुछ को लॉस होगा। सर्दियां आएंगी तो कुछ को प्रॉफिट होगा, कुछ को लॉस होगा। आई बात समझ में, स्पेक्युलेटिव रिस्क होता है। चलिए कॉजेस क्या क्या होते हैं सर, नेचुरल कॉजेस, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, अर्थक्वेक, फ्लड, फेमाइन, ये सब चीजें हुई और उसकी वजह से बाल को क्या हुआ, रिस्क क्रिएट हो रहा है, दैट इज नोन एज नेचुरल कॉज। ह्यूमन की वजह से, ह्यूमंस की वजह से, बैड डेब्ट, मिसमैनेजमेंट, डिसऑनेस्टी, स्ट्राइक, ह्यूमन की वजह से रिस्क क्रिएट होगा, तो ह्यूमन कॉजेस। इकोनॉमिक कॉज, डिमांड, सप्लाई, मनी, प्राइस, आप पढ़ रहे हैं आजकल इकोनॉमिक्स के अंदर, इनकी वजह से अगर रिस्क क्रिएट होता है तो इकोनॉमिक कॉजेस। अदर कॉजेस इन तीनों के अलावा, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है जी, वॉर हो गया, उसके बाद अगर बात करूं मैं तो मैकेनिकल फेलर, पावर फेलर, ये सब चीजें जो है अदर कॉज के अंदर आती हैं। ठीक है डन। चलिए तो बस होमवर्क यही है कि ये माइंड मैप जो है ना आप भी अच्छे से बना लीजिएगा कॉपी के अंदर, बड़ा हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच गाइस। देखो समरी सीरीज इतनी है, फटाफट एक ओवरव्यू दे देंगे क्योंकि हम पढ़ तो वन शॉट से रहे हैं ना, यहां पर तो एक फटाफट रिवीजन चाहिए। ठीक है, किसी भी एग्जाम, यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड और फाइनल टेस्ट से पहले। ओके, और हम सबके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। दोबारा आ रहा हूं बहुत ही जल्द नेक्स्ट चैप्टर का समरी लेकर। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, ख्याल रखिए अपना।